स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बेटा बीए का चैप्टर नंबर 8 फाइनेंशियल मैनेजमेंट। स्टूडेंट्स, जिस तरीके से हमारे बिजनेस के अंदर कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जैसे प्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है, हमारे प्रोडक्ट की डिमांड इंपॉर्टेंट है, उसको टाइम पे सप्लाई करना इंपॉर्टेंट है, उसी तरीके से इन सभी चीज़ों को मैनेज करने के लिए हमें बिजनेस में पैसों की ज़रूरत पड़ती है। स्टूडेंट्स, दुनिया का कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है जो बिना पैसे के हो सके। हर एक बिजनेस के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, उन पैसों को कैसे मैनेज करना है वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के अंदर हम लोग यही सीखेंगे कि अगर एज अ कंपनी हमें पैसों की जरूरत है तो वो पैसा कहाँ से आता है, कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए हमें पैसों की जरूरत पड़ती है और किस तरीके से उन पैसों को मैनेज किया जाता है, ये हम लोग इस चैप्टर के अंदर सीखेंगे। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। इंट्रोडक्शन। इन सिंपल वर्ड्स, मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस मींस फाइनेंशियल। सर कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 8। हम लोग जो पैसों को मैनेज करते हैं वो हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहलाता है। फाइनेंस इज द ब्लड ऑफ बिजनेस। फाइनेंस बिजनेस का ब्लड है। जैसे हमारी बॉडी ब्लड के बिना नहीं चल सकती, वैसे हमारा बिजनेस फाइनेंस के बिना नहीं चल सकता है। The existence of human life is not possible without the circulation of blood. In the same way, existence of business unit is not possible without finance. Finance के बिना हमारा business नहीं चल सकता। Business cannot be started without adequate finance. Adequate मतलब जितना जरूरी है उतने पैसों के बिना कोई business चालू नहीं हो सकता। It means finance is like foundation stone of each business. हर business का foundation है पैसा। फाइनेंस इज रिक्वायर्ड टू कंटिन्यू द बिजनेस ट्रांजेक्शंस रेगुलरली। आपको बिजनेस को रेगुलरली चलाना है, उसके लिए फाइनेंस चाहिए। इनफैक्ट मनी इज द पाइवोट अराउंड विच ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज रोटेट। वो एक पाइवोट है, सेंटर पॉइंट है मनी, जिसके आसपास में हमारी सारी एक्टिविटीज घूमती हैं। Financial management is a managerial activity which is related to planning and controlling of financial resources. यहाँ पे finance को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे प्लानिंग करना है, ये सब चीजें इंक्लूड हो जाती हैं। Financial management utilizes financial resources in such a manner that a satisfactory return is earned along with the optimum utilization of finance. हमको ये देखना होता है कि पैसा कैसे प्रॉपर्ली यूज करना है, पैसों का कोई मिसयूज नहीं होना चाहिए, ये देखना फाइनेंशियल मैनेजर का काम है। The scope of financial management has widened with the passage of time. और जैसे टाइम जा रहा है वैसे वैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काम और एक्सपेंड होता चला जा रहा है। Concept and definition of financial management. Financial management means management of finance functions in routine activities. हम जो रूटीन बिजनेस करते हैं उसमें पैसों को मैनेज करना वो हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहलाता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंक्लूड्स ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस। यहाँ पे बिजनेस की सारी एक्टिविटीज आ जाती हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट टेक्स डिसीजन रिलेटेड टू फाइनेंस एंड एग्जीक्यूट्स दैम। पैसों के रिलेटेड डिसीजन लेना और उसको कैसे फुलफिल करना है वो देखना फाइनेंशियल मैनेजर का काम है। Definitions. According to F.W. Pesh, in the modern economy, based on utilization of funds, financial management means acquiring of required funds at the required time. सही समय पे सही पैसों का बंदोबस्त करना और उन पैसों को कैसे यूज करना, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काम है। According to Raymond J. Chambers, financial management means to take decisions about financial matters to implement them smoothly and to review them. फाइनेंस के रिलेटेड डिसीजन लेना, उसको प्रॉपर्ली अप्लाई करना ताकि बिजनेस स्मूथली चल सके। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर एम किम्बाल, फाइनेंशियल मैनेजमेंट मींस एक्विजिशन ऑफ फंड, पैसा इकट्ठा करना, इट्स ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, उन पैसों को यूज करना, एंड इट्स एप्रोप्रिएट एलोकेशन, और ये देखना कि पैसा हम लोग किस तरीके से प्रॉपर्ली एलोकेट करेंगे। All the above definitions clarify that the field of financial management is so wide that it covers all the financial decisions of business. इसमें बिजनेस के सारे डिसीजंस इंक्लूड हो जाते हैं, राइट फ्रॉम द इंसेप्शन ऑफ बिजनेस टू इट्स एंड। बिजनेस को स्टार्ट करने से लेके बिजनेस के एंड करने तक हर एक जगह पे हमें पैसों की जरूरत पड़ती है। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स। पहला, ब्रांच ऑफ मैनेजमेंट, ये मैनेजमेंट का ही एक हिस्सा है। Financial management is a branch of management which includes the function of planning and controlling for the use of finance. कैसे प्लानिंग करना है, पैसा कहां से आएगा और उसको कैसे कंट्रोल करना है, ये देखना फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काम है। वाइड स्कोप। The scope of financial management is so wide that it includes estimating the need of finance. यहाँ पे क्या क्या चीजें इंक्लूड हो जाती हैं,
कितने पैसों की जरूरत है, एक्वायरमेंट, पैसा कहां से आएगा, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, उन पैसों को यूज करना, प्रॉपर एलोकेशन, उन पैसों को प्रॉपरली एलोकेट करना, एंड इट्स प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, पैसों का प्लानिंग करना ताकि पता चले कि कब कितना पैसा हमारे पास आएगा। इट कवर्स ऑल फाइनेंशियल ऑपरेशंस राइट फ्रॉम द इंसेप्शन ऑफ बिजनेस टू इट्स एंड, बिजनेस के स्टार्ट से लेके बिजनेस के एंड तक सभी एक्टिविटीज यहाँ पे इंक्लूड हो जाएंगी। बेस ऑफ द मैनेजरल डिसीजन, बिजनेस का कोई भी डिसीजन लेना हो स्टूडेंट्स, उस हर डिसीजन के लिए हमें पैसों का पता होना जरूरी है। तो हर डिसीजन का जो बेस है ना वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। Financial management provides a base for managerial decisions. Decisions regarding production, sales, research, development, etc. are based on financial management. पैसा होगा तभी प्रोडक्शन होगा, पैसा होगा तभी सेल हो पाएगा। Relation with financial decisions. Financial management is related with decision making of investment. पैसा कहां से आएगा, कैपिटल स्ट्रक्चर, पैसा कहां कहां से किस तरीके से अरेंज किया जाएगा, डिविडेंड पॉलिसी, हम कितना डिविडेंड देंगे। In the process of decision making, financial management uses the modern mathematical techniques. Next, goal of maximization of owner's economic welfare. फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ये काम होता है कि हमारा वेल्थ और वेलफेयर बढ़ना चाहिए। मतलब एज अ फाइनेंस मैनेजर अगर मैं किसी कंपनी में जॉब कर रहा हूं तो मेरा काम यही है कि कंपनी का वेल्थ बढ़ना चाहिए, कंपनी के पास प्रॉपर्टीज बढ़नी चाहिए, कंपनी का प्रॉफिट मैक्सिमाइज होना चाहिए, ये मेरा टारगेट होना चाहिए। Financial management adopts two approaches for the maximization of owner's economic welfare. Number one, profit maximization and wealth maximization. Key position. फाइनेंस हमारी बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसीलिए जो फाइनेंशियल मैनेजर है वो हमारे बिजनेस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट या जिसको हम लोग की रोल कह सकते हैं वो प्ले करता है। Financial management is a managerial activity and holds key position in organizational structure of business unit. 7. Relation with other areas of management. ये सभी एरियाज के साथ कनेक्टेड है। प्रोडक्शन करना है पैसा चाहिए, मार्केटिंग करना है पैसा चाहिए, वर्कर्स चाहिए पैसा चाहिए, मतलब पैसे के बिना होना ही पॉसिबल नहीं है। Most of the activities of business such as production, sales, marketing, research, etc. are connected with the finance. Financial management will be more flexible in formulating production policy, sales policy, etc. if the financial management has sufficient funds. अगर अच्छे खासे पैसे जो पॉलिसीज बनानी है हम आसानी से पॉलिसी बना सकते हैं और जो एग्जीक्यूशंस करने वो एग्जीक्यूशंस कर सकते हैं। According to this interpretation, financial management is related with different areas of management such as production management, marketing management, personnel management, etc. Division into two parts. इसको दो parts में distribute किया जाता है। Financial management can be divided into two parts. For example, management of the long-term fixed capital and management of the working capital. Fixed capital मतलब जो अपने machines में पैसा डाला, फैक्ट्री में पैसा डाला, वो fixed capital जो long duration के लिए चाहिए। लेकिन वर्किंग कैपिटल जो मटेरियल में पैसा डाला, जो वर्कर्स को पेमेंट करना है, जो रेगुलर बेसिस पे आपको फाइनेंस चाहिए, वो आपका वर्किंग कैपिटल कहलाता है। फिक्स्ड कैपिटल मैनेजमेंट इंक्लूड्स प्लानिंग फॉर एक्सपेंशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स सच एज बिल्डिंग, मशीन्स, लैंड्स एटसेट्रा, व्हाइल वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इज नेसेसरी फॉर डे टू डे एक्सपेंसेस। अब स्टूडेंट्स इसको यहां तक एक बार अच्छे से रीड आउट कर लो बेटा, तो ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट में एक्सप्लेन करो बेटा। सर यस बेटा। सर जैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट इतना प्रॉपर है, उसकी पॉलिसीज और उसके जो गाइडलाइंस है वो इतने स्ट्रिक्ट है, तो सर कंपनी या फर्म्स में करप्शन किस तरह से होता है? कंपनीज में कभी करप्शन होता ही नहीं है बेटा, कंपनीज में कभी करप्शन नहीं होता है। सर फाइनेंस का एक्सपांशन किस तरीके से होता है? पैसा बढ़ना बेटा, नया पैसा लाओ या आपका जो प्रॉफिट हुआ उस प्रॉफिट को बिजनेस में इन्वेस्ट करो, ये आपके पैसों को एक्सपांड करेगा बेटा, वेल्थ क्रिएट करो। अभी हम लोग उसी टॉपिक पे आ रहे हैं बेटा, व्हाट इज दी शॉर्ट टर्म गोल एंड व्हाट इज दी लॉन्ग टर्म गोल, अभी हम लोग उसी टॉपिक पे आएंगे बेटा। सर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में क्या डिफरेंस है? प्रॉफिट बढ़ना और प्रॉफिट को इन्वेस्ट करना, मैं उसी टॉपिक पे आऊंगा बेटा, अभी उसी टॉपिक पे आऊंगा। नीचे देख तेरे को वही दोनों पॉइंट्स दिखेंगे, दिख रहे हैं ना, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। विशाल दिख रहे हैं ना नीचे? हाँ सर हाँ। बस अभी वही उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ बेटा मैं डिटेल में।
सर जैसे हमने कुछ सेल किया बिजनेस में हम्म तो हमें प्रॉफिट हुआ, हम्म तो वो कैसे पता चलेगा कि सर कितना हमें घर पे लेके जाना है और कितना कितना हम पे बिजनेस में लगाना है? बस यही तो चीज इंपॉर्टेंट है ना बेटा, उसी को ही तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट बोलेंगे ना मानो। तो वो सर हम लोग कैसे डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि मैं इतना घर पे लेके देखो जाऊंगा बेटा, या फिर इसमें क्या इतने? होता है मानो, इसमें हर एक कंपनी की अप्रोच अलग अलग होती है बेटा। कोई कंपनीज क्या करती है, मैक्सिमम पैसा जो होता है ना वो बांट देती है डिविडेंड में। लेकिन कुछ कंपनीज बहुत स्मार्ट होती हैं बेटा, वो ज्यादा डिविडेंड नहीं देती है बेटा। वो क्या करते हैं, उन पैसों को अपने बिजनेस में री इन्वेस्ट करके बिजनेस को एक्सपांड करते हैं। एंड आई थिंक दे आर मोर स्मार्ट, आई थिंक दे आर मोर स्मार्ट। क्योंकि उससे क्या होगा कि आपका बिजनेस ग्रो करेगा, बिजनेस ग्रो करेगा तो अल्टीमेटली आगे आने वाले टाइम पीरियड में आपको उसका ज्यादा प्रॉफिट तो मिलने ही मिलने वाला है। वो तो सर बड़ी कंपनी के लिए ना, लेकिन स्टार्टअप्स और वैसे करें हम लोग बेटा तो जो कैसे पता? मैं आप लोगों को भी बेटा वो बताता हूँ, अभी 2 मिनट रुक जा माना, पहले यहाँ तक के टॉपिक के डाउट्स पहले पूछ लो बेटा, फिर मैं उस टॉपिक पे आता हूँ जो इसके साथ कोरिलेट करेगा बेटा। ठीक है सर। सर थर्ड पॉइंट है बेस ऑफ द मैनेजरियल डिसीजंस। आपको कोई भी डिसीजन लेना है बेटा तो उसके लिए आपको पहले पैसा देखना पड़ेगा। प्रोडक्शन करना है, सेल्स करना है, कुछ भी कोई भी डिसीजन लेना है, पैसा होगा तो हम लोग डिसीजन ले पाएंगे ना, पैसा नहीं होगा तो हम क्या काम कर पाएंगे। तो हर डिसीजन का जो सेंटर पॉइंट आगे अटक जाता है वो हमारा फाइनेंस है बेटा। सर इन्वेस्टमेंट के अलावा और कौन से सोर्स है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के? मैं बताता हूँ बेटा, अभी 2 मिनट रुक जाओ खाली, पहले यहां तक के डाउट सबके क्लियर करने दो, फिर मैं उसको डिटेल में डिस्कशन करूंगा। आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लो बेटा, क्योंकि हम लोग थ्योरी पे मानते ही नहीं बेटा, हम लोग तो प्रैक्टिकली मानते हैं हर चीज को। यस बेटा, किसी को डाउट्स? चलो अब मैं मेरे क्वेश्चन का आंसर देना बेटा। अगर आप बिजनेस कर रहे हो बेटा तो उस बिजनेस का ऑब्जेक्ट क्या है, व्हाई यू आर डूइंग द बिजनेस बेटा? प्रॉफिट। कस्टमर्स to make Profit. satisfaction with profit. लेकिन स्टूडेंट्स प्रॉफिट जो होता है ना बेटा वो शॉर्ट टर्म कॉन्सेप्ट है। प्रॉफिट को वेल्थ में क्रिएट करना है। अब प्रॉफिट को वेल्थ में कैसे क्रिएट करते हैं बेटा? जो प्रॉफिट हुआ उस प्रॉफिट को आप प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करो, बिजनेस में इन्वेस्ट करो, जिससे आपका वेल्थ मैक्सिमाइज होगा। स्टूडेंट्स अगर आपकी जेब में 500 रुपया पड़ा है ना बेटा, वो कभी भी खत्म हो जाएगा, लेकिन वो 500 आपके बैंक अकाउंट में पड़ा है ना बेटा, वो खत्म नहीं होगा। या तो 500 रुपए से जलसा करो या उन 500 रुपए को इन्वेस्ट करो। ये दो कंसेप्ट हैं। कुछ कंपनीज क्या करती हैं बेटा, जो प्रॉफिट हुआ ना उसको सब में बांट देंगे, जलसा करेंगे। लेकिन कुछ कंपनीज का कॉन्सेप्ट क्या होता है, जो प्रॉफिट हुआ ना उसको बिजनेस में इन्वेस्ट करो या प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करो। आपको ये प्रॉपर्टीज और ये चीज उस टाइम पे काम आएगा जब मार्केट में मंदी होती है। मंदी हो गई, जिनके पास पैसा नहीं है, जिन्होंने पैसा उड़ा दिया, वो एक दूसरे की शक्ल देखते होंगे। लेकिन जिन कंपनियों ने पैसा बचा के रखा था, जिन कंपनियों ने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया था, उनको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रॉपर्टी बेचो, पैसा निकालो, अब उन पैसों को बिजनेस में डालो। अभी ये पेंडेमिक आया बेटा, इस पेंडेमिक में पता नहीं कितने सारे बिजनेस बंद हो गए। क्यों बंद हुए? कोई रीजन बता सकता है बेटा मुझे? टेल मी। उन्होंने अपने खराब टाइम के लिए सोचा नहीं था। स्टूडेंट्स पता है बेटा गलती क्या होती है? मैं एक चीज बिलीव करता हूं बेटा, आज आपने 10 साल 15 साल से पैसा कमाया, अगर आप वो बिजनेस आप 6 महीने अगर बंद करके भी अगर आप वो नहीं सस्टेन कर सकते तो आपके 15 साल बिजनेस करने का क्या मतलब हुआ? स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। Whenever you are doing a business ना, आप जब कभी बिजनेस करो तो आपका बिजनेस ऐसा सस्टेनेबिलिटी पे होना चाहिए कि भले कोई भी सिचुएशन आ जाए हमारे बिजनेस को इफेक्ट नहीं होना चाहिए। आज उन्होंने देखा यार हमारी जो सेल्स कम हो गई है, नहीं ये बिजनेस छोड़ के दूसरे बिजनेस में चले जाते हैं, दूसरे बिजनेस में चले भी गए, लेकिन उनको ये समझ में नहीं आया कि जो बिजनेस में अब तक कर रहा था मैं उस बिजनेस का मैं मास्टर हूं। आज वो बिजनेस शॉर्ट पीरियड के लिए प्रॉब्लम में है तो क्या जिंदगी भर के लिए थोड़ी प्रॉब्लम में रहेगा? ये सिचुएशन सॉल्व होगी, 6 महीने 8 महीने के बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी कि हमारा बिजनेस वापस खड़ा हो जाएगा। लेकिन आज वो लोग पुराना बिजनेस छोड़ के नए बिजनेस में गए, अब ये ना इधर गिरे ना उधर गिरे। ये सबसे बड़ी बेवकूफी है, ऐसा नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स। आपके बिजनेस करने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि जो प्रॉफिट हो रहा है
वो प्रॉफिट पूरा आपको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। वो प्रॉफिट में 60 to 70% आपके बिजनेस में री इन्वेस्ट होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट होना चाहिए बेटा। स्टूडेंट्स, यहाँ पे मुझे वॉरेन बफेट का एक बहुत अच्छा कोट याद आता है। हम लोग नॉर्मल इंसान जो होते हैं ना बेटा, वो क्या करते हैं, हम लोग खर्चा करके सेविंग करते हैं, जबकि वॉरेन बफेट क्या मानते हैं, सेविंग करके खर्चा करो। कोई मुझे इसका डिफरेंस समझा सकता है बेटा? सर इसका मतलब ये होगा कि पहले हमें एक अमाउंट अलग करके रखना है, उसमें से जो बचेगा वो हमें खर्चा करना है। यस, आपको एक सर्टेन अमाउंट तो इन्वेस्टमेंट करते ही जाना है अपने फ्यूचर के लिए, अपने बिजनेस के लिए, फिर जो बचे वो एक्सपेंस करना है। और लोग क्या करते हैं, उल्टा करते हैं, जलसा करेंगे, एकदम मस्त खाएंगे पिएंगे, अय्याश करेंगे, एकदम महंगे महंगे मोबाइल लेंगे, फिर जो बचेगा वो सेविंग करेंगे। एंड दैट इज द रॉन्ग कंसेप्ट स्टूडेंट्स। हमेशा सेविंग करके एक्सपेंस होना चाहिए। एक्सपेंस करके अगर सेविंग होगा बेटा, वो इंसान कभी आगे नहीं बढ़ सकता। गॉट इट स्टूडेंट्स? सो व्हाट इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड व्हाट इज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन? अब मुझे बताओ बेटा कि आप आने वाले फ्यूचर में बिजनेस करोगे तो क्या करोगे, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करोगे कि वेल्थ मैक्सिमाइज करोगे? देखो कौन स्मार्ट है। देखो एजुकेशन कैसे नजरिया 1 मिनट में बदल देता है बेटा। 5 मिनट पहले आप लोग सब सोच रहे थे कि बिजनेस करने का मेन ऑब्जेक्ट होता है प्रॉफिट, लेकिन देखो 5 मिनट में सबका नजरिया बदल गया। ये एजुकेशन है बेटा। यही एजुकेशन सिखाता है कि बिजनेस तो करना है, लेकिन बिजनेस करने का तरीका अलग होता है। लेकिन मेन एम तो प्रॉफिट ही होगा ना सर। तो प्रॉफिट को क्या करेगा बेटा? 1 साल में प्रॉफिट हुआ, 2 साल में प्रॉफिट हुआ, 3 साल में प्रॉफिट हुआ, तूने जलसा किया। 1 साल प्रॉफिट हुआ, बंगला लिया, दूसरे साल प्रॉफिट हुआ, गाड़ी ली, तीसरे साल प्रॉफिट हुआ, और कुछ खर्चा किया, घूम के आया, वर्ल्ड टूर करके आया, चौथे साल तेरे बिजनेस में प्रॉफिट ही नहीं हुआ। बोल अब क्या करेगा? बिजनेस बंद। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस तो बिजनेस में होता ही रहता है। मैं देखो क्या पूछ रहा हूँ बेटा, चौथे साल अगर तेरे बिजनेस में प्रॉफिट नहीं किया तो बिजनेस बंद। तेरे पास पैसा ही नहीं है बिजनेस चलाने के लिए। बिजनेस चलाने के लिए ऋतिक, तू पहले तेरे पॉइंट से पहले मेरी पॉइंट को समझ। जो मैं बोल रहा हूं, प्रॉफिट तो करना है, लेकिन प्रॉफिट से भी ऊपर जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है ना, वो होता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। मतलब प्रॉफिट को ऐसे इन्वेस्ट करना है कि उससे हमारी प्रॉपर्टीज बढ़नी चाहिए। प्रॉफिट तो करना ही करना है, प्रॉफिट के बिना तो कोई धंधा ही नहीं होगा, लेकिन उस प्रॉफिट को कैसे यूज करना है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। अब समझ में आया ऋतिक? सर 1 साल लॉस हुआ तो कौन सी बड़ी बात है सर? बेटा अगर तेरे पास पैसा नहीं होगा, तूने जितना पैसा पड़ा था, अभी देख कितनी सारे बिजनेस बंद हो गए। क्यों बंद हुए? क्योंकि उन्होंने सेविंग नहीं करके रखा था। और जिन्होंने सेविंग करके रखा था, देखो कैसे मस्त बिजनेस कर रहे, नए नए बिजनेस खोल रहे हैं, क्योंकि सेविंग करके रखा है पैसा। अब वो लोग यूज कर रहे हैं अच्छे से। आज तेरे पास पैसा नहीं है बेटा, तूने बिजनेस बंद कर दिया, मैं आया तेरे पास बिजनेस खरीदने के लिए, बोल भाई तेरे कितने में बिजनेस बेच रहे है तू? मैं खरीदता हूं। क्यों? क्योंकि मेरे पास सेविंग पड़ी है, तेरे पास सेविंग नहीं है। अगर तेरे पास सेविंग होती तो तू बिजनेस बेचता ही नहीं अपना। 6 महीने खर्चा चलाता अपना, क्या कोई दिक्कत नहीं, चलो 6 महीने खर्चा मैनेज करते हैं हम लोग, 6 महीने के बाद बिजनेस वापस खड़ा हो जाएगा हमारा। ये डिफरेंस है बेटा। हाँ सर, ये डिफरेंस है। ओके सर। सिर्फ प्रॉफिट कमाना वो किसी भी बिजनेस का ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। प्रॉफिट के साथ साथ आपको अपना वेल्थ भी बढ़ाना है, अपनी प्रॉपर्टीज भी बढ़ानी है, अपना पैसा अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करना है। अच्छी जगह का मतलब होता है अच्छे शेयर्स में, अच्छी प्रॉपर्टीज में, ताकि कभी भी आपके बिजनेस के लिए अगर स्लैक आता है, मंदी आती है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आप जैसे पहले बिजनेस कर रहे थे। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। आ रही है सर। नम्र, तेरे वहां नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। तो जैसे आप पहले बिजनेस कर रहे थे, वैसे ही आप अभी बिजनेस कर सको। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स बिजनेस करने के लिए। स्टूडेंट्स, बहुत सारे बिजनेस स्टार्ट होते हैं और बंद हो जाते हैं। 6 महीना 8 महीना किया, बिजनेस बंद हो गया। मुझे रीजन बता सकते हैं बेटा आप लोग? आज देखो बेटा, मैं आप लोगों की बिजनेस करने का पूरा माइंड चेंज कर दूंगा। यस, बताओ बेटा, क्यों 6-8 महीने 1 साल में बिजनेस बंद हो जाता है? कुछ लोगों को पेशेंस नहीं होता है, और सर उन्हें यह समझ नहीं आता है कि कस्टमर को क्या चाहिए और हम क्या कर रहे हैं। और कोई बेटा? एनीवन एल्स? टाइम नहीं दे पाते। एनीवन एल्स बेटा? सर और कोई? बिजनेस सेविंग। सिर्फ वो प्रॉफिट में मानते हैं, प्रॉफिट करने की चाहता है। स्टूडेंट्स, मैं आपको सिंपल कैलकुलेशन बताता हूं बेटा कि बिजनेस क्यों फेल हो जाते हैं। हम लोग क्या करते हैं बेटा, मान लो कोई भी मैंने बिजनेस चालू किया, सपोज करो मैंने कपड़े का शोरूम स्टार्ट किया,
ठीक है। अब कपड़े का शोरूम मैंने स्टार्ट किया, सपोज मैंने उसको रेंट पे लिया, मतलब मुझे उसका जो प्रॉपर्टी का पैसा है वो तो मुझे डालना नहीं है, तो सिर्फ मैंने क्या डाला, उसका इंटीरियर का खर्चा किया, और अंदर जो मैंने कपड़ा डालना था वो कपड़े मैंने ला दिए। मतलब मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कितना मेरा 10-15 लाख रुपए का। सपोज 15 लाख रुपए मैंने लगाए, मान लो 20 लाख रुपए लगाए, सब इंटीरियर एकदम जोरदार कराया, मस्त स्टॉक भरा मैंने कपड़े का, 20 लाख रुपए का मैंने इन्वेस्टमेंट किया। अब उसका रेंट है एक महीने का, सपोज करो 30,000 रुपया, 30,000 रुपया महीने का रेंट। 2 वर्कर्स मैंने रखे, 30,000 उनकी सैलरी, 30 + 30 60,000 रुपीज का खर्चा, 10,000 रुपया लाइट और अदर एक्सपेंसेस 70,000, 30,000 रुपया मेरा, 1 लाख रुपए का मेरा एक महीने का खर्चा है ऑन एन एवरेज। मुझे एक बात बताओ बेटा, क्या बिजनेस मुझे पहले महीने में लाख रुपया कमा के देगा? नहीं सर। नो सर। अब क्या आएगा, अब क्या होगा बेटा, 20 लाख रुपए हमने बिजनेस में डाले, एक महीना लाख रुपया नहीं आया, किसी से उठा के लेके आए, दूसरे महीने नहीं आया, तीसरे महीने नहीं आया, चौथे महीने नहीं आया, 5वें महीने बिजनेस बंद, पैसा नहीं आ रहा है। भाई वो तो फिर 5वें आपको महीने में पेशेंस रखनी पड़ेगी ना सर, पेशेंस रखनी मैं वही पड़ेगी ना बता सर रहा हूँ आपको। ऋतिक, वही बता रहा हूँ, 1 मिनट भाई, कौन सा बिजनेस है जो 5 महीने में चलना चालू हो जाता है? रिलायंस वाले को भी अपना बिजनेस चलाने के लिए 5 साल वेट करना पड़ा था, हम लोग को रिलायंस वाले से बड़े हैं क्या? तो वहां पे क्या आता है बेटा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्या करना चाहिए, 20 लाख रुपया आपने इन्वेस्ट कर दिया बिजनेस में, नाउ हियर कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपका एक महीने का लाख रुपए का खर्चा है, 2 साल का आपको रिजर्व करके रखना है। 2 साल का मतलब 24 लाख रुपए, आपने 20 लाख रुपए बिजनेस में डाला, 24 लाख रुपए आप रिजर्व करके रखो, टोटल इन्वेस्टमेंट आपका 44 लाख का। आपको ऐसा समझना है कि मुझे 2 साल तक ये बिजनेस में एक पैसा नहीं कमा के देगा, लेकिन जो 2 साल में बिजनेस में पैसा कमाऊंगा ना, मैं बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करूंगा। तो जो आपका स्टॉक किसी टाइम पे 10 लाख रुपए या 12 लाख रुपए का होगा, वो 2 साल में आपका स्टॉक पहुंच जाएगा 40 लाख 50 लाख पे। अब तो बिजनेस महीने का लाख रुपए कमा के दे सकता है ना, कि नहीं कमा के दे सकता? 2 साल के बाद तो कमा, 2 साल के बाद तो कमा के देगा ना। कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया सर, ये कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आया आपको। क्या करना है बेटा, 20 लाख रुपए आपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया, अब आपको पता है कि आपका हर महीने का लाख रुपए का खर्चा है, 24 महीने 2 साल, 24 महीने मतलब 24 लाख रुपए आप अपने बैंक अकाउंट में डाल के रख दो कि मेरा ये 24 महीने का खर्चा हो गया, 2 साल का खर्चा मेरा हो गया। अब मैं 2 साल तक बिजनेस में से एक पैसा विड्रॉ नहीं करूंगा, लेकिन क्या करूंगा, जो बिजनेस में पैसा कमाऊंगा ना उसको वापस बिजनेस में डालूंगा। तो इससे क्या होगा, आपका स्टॉक बढ़ेगा, आप अच्छे से मार्केटिंग कर पाओगे, ब्रांडिंग कर पाओगे, नए नए कस्टमर्स आपके पास आएंगे। 2 साल पूरे हुए, अब 2 साल के बाद मुझे ये बताओ बेटा, आपका बिजनेस महीने का लाख रुपए कमा के देगा कि नहीं कमा के देगा? यस सर। आपके ऊपर अब कोई लायबिलिटी नहीं है बेटा। अब आप जिस शॉप आपने रेंट पे ली थी, अब आप उसको बाय करने की भी ताकत रख सकते हैं कि नहीं, मेरा बिजनेस मेरे को 2 लाख रुपए कमा के दे सकता है, अब मैं उसके ऊपर लोन लेके और अपनी प्रॉपर्टी क्रिएट करूं। सी दैट इज द स्मार्टनेस, यही बिजनेस करने का एक्चुअल तरीका होता है। हम लोग क्या करते हैं, 20 लाख रुपए हम लोगों ने डाल दिया दुकान में, 1 महीना 2 महीना 4 महीना 5 महीना वेट किया, नहीं चल रहा है, लाख रुपए महीने का खर्चा नहीं निकल रहा है, बंद कर दो, बंद कर देना पड़ता है। तो क्यों? क्योंकि हमारे अंदर वो स्मार्टनेस नहीं होती है। आर यू गेटिंग स्टूडेंट्स? सी बिजनेस करना इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा। मैं मेरे पापा को बोलूं, पापा मुझे धंधा करने का, मेरे को बिजनेस करना है। अच्छा कौन सा बिजनेस करना है? चलो, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, बहुत सारे आप लोगों में से स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनके पेरेंट्स का बिजनेस होगा बेटा, जिन्होंने अपने पेरेंट्स को बोल के रखा होगा कि पापा मैं आपके बिजनेस पे आके बैठूंगा, लेकिन भाई वहां पे जाके बैठना, उन्होंने आज से 20 साल पहले बिजनेस चालू किया था और आज 20 साल के बिजनेस में दिन रात का फर्क है। तो वो सीखना पड़ेगा आपको, पहले नया पैटर्न आपको सीखना पड़ेगा। जो समाज, जो बिजनेस का एंगल बदल रहा है, वो एंगल आपको समझना पड़ेगा। जो पब्लिक की सोच बदल रही है, वो पब्लिक की सोच आपको समझनी पड़ेगी। तो जब तक वो नहीं समझोगे, तब तक आप बिजनेस लॉन्ग ड्यूरेशन तक नहीं कर सकते बेटा। यस सर। हाँ प्रतीक। हेलो। हाँ प्रतीक। सर अभी जो ये बिजनेस बंद हुए, उन लोगों में पेशेंस तो नहीं होगा, इसलिए उन्होंने बंद कर दिया। पेशेंस से ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रतीक पता है क्या होता है बेटा? पेशेंस से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? पैसा। उनकी जेब में पैसा नहीं होगा, उनको ऐसा होगा कि यार अब कहाँ जाएंगे, बिजनेस बंद हो गया, दूसरा बिजनेस करेंगे, चलो ये बिजनेस को बेचते हैं, दूसरा बिजनेस चालू करते हैं। पेशेंस से भी इंपॉर्टेंट चीज होती है ना बेटा, एक पैसा होती है।
जब आपको लग रहा है कि भाई अब मेरे पास पैसा नहीं है, मैं अब बिजनेस को लंबे ड्यूरेशन तक नहीं चला सकता हूँ, वहां पे वो बिजनेस आपका फुल स्टॉप हो जाता है, आप उस बिजनेस को बंद कर देते हैं। यस सर यस तो इसका मेन रीजन तो ये हुआ ना कि जो जैसा आपने बताया इसका कि उन लोगों ने सिर्फ इनकम के बारे में सोचा, एक्सपेंस के बारे में तो सोचा ही नहीं। बस वही बोल रहा हूँ ना बेटा मैं, मतलब आप जब ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट है बेटा, जब आप बिजनेस करते हो तो ये चीज आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिखाती है। स्टूडेंट्स, मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं बेटा कि वो लोग क्या करते हैं, जैसे पैसा आना शुरू हुआ ना बेटा, तो पैसा आने के साथ साथ ना वो लोग खर्चा करना शुरू कर देते हैं। भाई 50,000 रुपये आया ना, चलो आज हम लोग गाड़ी लेके आ जाते हैं। अरे भाई फाइनेंशियल मैनेजमेंट तो करो कि भाई गाड़ी के पीछे इंस्टॉलमेंट आपका चला जाएगा 15,000 रुपए का। अब 50,000 में से 15,000 आपका इंस्टॉलमेंट में चला गया, तो आपके पास क्या बचा? 35,000 रुपए। 35,000 में घर चलाओगे कि आप सेविंग्स करोगे? यहीं पे हम लोग मात खा जाते हैं बेटा। तो पहले क्या होना चाहिए, एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट होना चाहिए कि मेरे पास हर महीने इतना पैसा आ रहा है या मेरे पास हर साल इतना पैसा आ रहा है, उन पैसों को मैं कैसे खर्चा करूंगा, वो प्लानिंग होनी चाहिए। वही हम लोगों को स्टूडेंट्स, ये फाइनेंशियल और स्टडीज एजुकेशन हमें यही चीज सिखाती है बेटा। सर देखो स्टूडेंट्स, पहले के टाइम आपके जो ग्रैंडफादर ने जो बिजनेस किया बेटा, या आपके पापा ने जो बिजनेस किया, वो अलग था। क्यों अलग था? क्योंकि उस टाइम पे खर्चे उतने नहीं होते थे बेटा। उस टाइम पे क्या होता था, इनकम ज्यादा होती थी, एक्सपेंसेस कम होते थे। लेकिन अब डे बाय डे क्या होता जा रहा है, एक्सपेंसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। तो आपको बिजनेस में स्मार्ट होना पड़ेगा। आप अपनी इनकम को अगर इंक्रीज नहीं कर सकते हो, तो आपको अपने खर्चों को कंट्रोल करना पड़ेगा, तभी आपका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा बेटा, तभी आपको प्रॉफिट दिखेगा कि मुझे प्रॉफिट मिल रहा है। अगर आपने एक्सपेंस पे कंट्रोल नहीं किया बेटा, तो प्रॉफिट बचेगा ही नहीं आपके पास। सो यू हैव टू बी स्मार्ट। आपको थोड़ा सा अलग जाना पड़ेगा बेटा। सिर्फ इनकम के ऊपर फोकस करोगे तो धंधा नहीं चलने वाला। इनकम के साथ साथ आपको एक्सपेंसेस पे भी फोकस करना पड़ेगा और आपको उनको भी कंट्रोल करना पड़ेगा। सर यस सर अभी जो ये पेंडेमिक चल रहा है, उन्होंने कितने बिजनेसेस बंद हो गए, तो उनको कितना लॉस होगा, तो फिर वापस सेटअप कैसे करेंगे वो बिजनेस? बेटा देखो, ये वो स्मार्ट नहीं है जिन्होंने अपने बिजनेस बंद किए बेटा, वो लोग स्मार्ट नहीं है। मैं उनको दुनिया का सबसे इडियट मानता हूँ कि अगर आप अपने बिजनेस में 6 महीना आप स्टॉप नहीं कर सकते या 6 महीना आप रुक नहीं सकते, तो फिर ऐसा बिजनेस करने का आपको कोई हक ही नहीं है बेटा। वो उनका ही फॉल्ट है बेटा, उसमें किसी और की गलती नहीं है। अगर आप जो बिजनेस आप पिछले 5 साल 10 साल 15 साल से कर रहे हैं और वो बिजनेस आप 6 महीना नहीं रुक सकते उस बिजनेस के वापस स्टार्टअप के लिए, या आपको इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि यार 6 महीने के बाद मेरा बिजनेस नहीं चले, तो भाई 15 साल से क्या किया बाकी बिजनेस में? 15 साल क्यों दिया आपने उस बिजनेस को? वो सोच गलत है बेटा, उस सोच को बदलना बहुत जरूरी है। सर यस बेटा। तो जैसे आपने बताया वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, तो सर री इन्वेस्ट करने के लिए मंदी एक बेस्ट ऑप्शन है ना, कि सबसे बेस्ट, मंदी में हर अच्छे से अच्छी कंपनी अपने लोएस्ट प्राइस पे अवेलेबल। सबसे बेस्ट, ये टाइम सबसे बेस्ट होता है बेटा इन्वेस्टमेंट करने के लिए। प्रॉपर्टीज, एनीथिंग, एवरीथिंग, हर एक चीज आपको सस्ते रेट पे मिलेगी, आप उसको सस्ते रेट पे परचेज कर सकते हैं। सो दैट इज द बेस्ट टाइम स्टूडेंट्स। शुरू करेंगे बेटा। सो नाउ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट शुड बी मैक्सिमाइजेशन ऑफ द ओनर्स इकोनॉमिक वेलफेयर, पैसा बढ़ना चाहिए। Through the use of financial resources, financial management aims at economic maximization of the owners who are the shareholders of the company. Following are its two approaches for this as follows. Objective of profit maximization. Profit maximization means maximizing income of the company. Company की income बढ़ाना. Investors purchase the shares of company hoping to get maximum dividend. कंपनी के शेयर्स हम लोग इसीलिए लेते हैं ताकि हमको डिविडेंड ज्यादा मिल सके। According to this approach, company should earn maximum profit out of its available resources and dividend policy should be based on maximization of profit. हमको ये देखना है कि ज्यादा से ज्यादा हम लोग डिविडेंड दे सकें। In addition, this approach suggests that company should accept profitable projects only. कंपनी को ऐसे प्रोजेक्ट्स में पैसा डालना चाहिए जो प्रॉफिटेबल हैं, जहां कंपनी को प्रॉफिट अच्छा खासा मिल सकता है। Company can increase earning per share through the objective of maximization of profit. Next is maximization of wealth. Objective of wealth maximization. Objective of wealth maximization is also known as net present value. Students, net present value का मतलब क्या होता है? भाई आज अगर मैं किसी प्रोजेक्ट में 1 लाख रुपया डाल रहा हूँ, स्टूडेंट्स मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनना, मैं किसी प्रोजेक्ट में 1 लाख रुपया डाल रहा हूँ, अगर वो मुझे 5 साल के बाद वो प्रोजेक्ट
टोटल 70,000 रुपीज ये दे रहा है, मुझे वो प्रोजेक्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नो सर। नहीं करना नहीं चाहिए। करना चाहिए, नुकसान नो होगा। सर। ये हमको वेल्थ मैक्सिमाइजेशन सिखाता है। भाई लाख रुपया प्रोजेक्ट में डाल रहा हूं तो कम से कम 1.5 लाख 2 लाख रुपया मिलना चाहिए, तभी मैं पैसा डालूंगा वहां पे। The net present value creates wealth for the shareholders. Hence, the financial decision resulting in increasing net present value should only be accepted by the company. कंपनी वही प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करे जो उसको रिटर्न अच्छा दे सके। The wealth maximization approach is based on the concept of cash flow. कितना पैसा आएगा? Only cash flow is considered as a measurement and the accounting profit is ignored. The net present value of wealth is the difference between the net present value of wealth and the investment required. मतलब मैंने 1 लाख रुपया डाला और वो मुझे 1,70,000 रुपीज दे रहा है, तो जो 70,000 है वो मेरा नेट प्रेजेंट वैल्यू कहलाएगा। भाई लाख रुपया डालूंगा तो मैं 70,000 रुपया कमाऊंगा। उसी अप्रोच के साथ हमें बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए कि भाई जो प्रॉफिटेबल है, जो हमको रिटर्न दे सकता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट शुड हाँ तो इसमें सबसे ज्यादा डिफरेंट अलग अलग जगह पे पैसे डालेंगे तो अलग अलग जगह पे अनसर्टेनिटी ऑफ फ्यूचर तो रहेगा ही सर। वो पर आपके पास अगर 10 जगह पे अपने पैसा डाला हुआ है बेटा, तो चलो 2 जगह आपका लॉस करके देगा, लेकिन 8 तो प्रॉफिट करके देगा ना, तो वो कॉन्सेप्ट अच्छा है बेटा। यस, कंटिन्यू। फाइनेंशियल मैनेजमेंट शुड टेक सच फाइनेंशियल डिसीजन बाय व्हिच वेल्थ ऑफ द कंपनी इज मैक्सिमाइज। वेल्थ मैक्सिमाइज होना चाहिए। If the wealth of company is maximized, it will be reflected in the price of the shares of the company in the stock exchange. जिस कंपनी के पास वेल्थ बढ़ता है उस कंपनी की शेयर्स की प्राइस भी ऊपर जाती है। Market price of the share will increase in the share market. As a result, shareholders' wealth will be maximized. इससे shareholders का भी पैसा बढ़ेगा। Due to this, shareholders' assets increases. The objective of wealth maximization is appropriate and universally accepted. The objective of wealth maximization is superior to that of the profit maximization. सभी कंपनीज ये मानती हैं कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से ऊपर जो है वो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है। प्रोफेसर सोलोमन हैज फेवर्ड द ऑब्जेक्टिव ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। आज स्टूडेंट्स यहाँ तक ही करेंगे बेटा, इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट से लेके हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक सबको क्लियर स्टूडेंट्स? यस सर। आज आप लोगों को Sir. पता चल गया बेटा कि एजुकेशन हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है बिजनेस करने के लिए। यस भाविक? सर अभी हम मंदी की बात कर रहे थे, तो सर वो आती कैसे है? मतलब सप्लाई बढ़ जाता है ऐसा कुछ? हाँ बेटा, इसमें क्या होता है, सप्लाई बढ़ जाता है। सी, ये एक चेन है बेटा, ये एक साइकिल है। तेजी के बाद मंदी और मंदी के बाद तेजी आनी आनी है बेटा। ये एक अनसेट ट्रूथ है बेटा, ये एक नेचुरल है। ये अगर 10 साल तेजी आई है तो पीछे 3.5 से 4 साल मंदी आएगी 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 बेटा, उसको भगवान भी नहीं रोक सकते। क्योंकि इसमें क्या होता है बेटा, जब तेजी होती है ना तब सबके पास पैसा ज्यादा आता है। पैसा ज्यादा आता है तो वो चीजों की डिमांड ज्यादा करते हैं। चीजों की डिमांड ज्यादा करते हैं तो कंपनियां चीजें ज्यादा बनाना चालू करती हैं। लेकिन क्या होता है बेटा, एक तो सैचुरेशन पॉइंट आएगा ना हमारे यूज का, फिर क्या होता है मार्केट में सप्लाई बढ़ जाती है लेकिन चीजों की उतनी डिमांड नहीं होती है और वहां पे मंदी आती है। फिर उस मंदी में क्या सर होता ये है, मंदी ये जैसी मंदी आई बेटा, कंपनियां निकल गई, बहुत सारी कंपनियां बंद हो गई, डिमांड सप्लाई ऑटोमेटिकली कम हो गई। अब सप्लाई उस लेवल पे आ चुका है जितनी डिमांड है। अब क्या होगा, धीरे 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 फिर उन कंपनियों का सप्लाई बढ़ेगा, वो कंपनियां ग्रो करेंगी, उन कंपनियों के पास पैसा आएगा, फिर फ्यूचर में धीरे धीरे उन कंपनियों को देख के और कंपनियां आएंगी, फिर 8 साल 10 साल के बाद फिर से मंदी आएगी। तो ये नेचुरल है बेटा, उसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। उसको नरेंद्र मोदी तो क्या भगवान भी नीचे आ जाए तो भी रोक नहीं सकते उसको। यस सर। यस सर ये जो मंदी आई है इसमें जब किसी के बिजनेस बंद नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं इफेक्ट तो करेंगी ना मंदी। मंदी इफेक्ट तो जिसके करेगी ना business- बेटा, इफेक्ट तो करेगी नहीं करेगी। सर, जिन्होंने अपना पर बिजनेस जिसके बंद कर दिया उनका business- पैसा खत्म हो जाएगा। हाँ जिन्होंने बिल- सर, लेकिन जिसका बिजनेस ऑलरेडी बंद है उनको तो कोई इफेक्ट नहीं होगा ना सर। उनको तो क्या इफेक्ट होगा बेटा, उनको तो क्या इफेक्ट होगा, जो ऑलरेडी ग्राउंड फ्लोर पे वो उससे नीचे क्या जाएगा। भाई जो सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर पे बैठा हुआ है वो नीचे नीचे ग्राउंड फ्लोर है, जो बैठा ही ग्राउंड फ्लोर पे तो नीचे क्या गिरेगा वो, उसको कोई फर्क ही नहीं है बेटा। स्टूडेंट्स एनी अदर डाउट बेटा? तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं फिर हम लोग। सर ये जल्दी बोल गगनदीप, 2 ही मिनट है बेटा, जल्दी बोल। सर बाद में नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है चलो, बाय बाय स्टूडेंट्स, परसों मिलते हैं। Bye, sir. बाय सर। बाय।
चार्मी है, चार्मी कि गई, उसका कोई डाउट आया है? चार्मी है? चली गई, चलो।